अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। नेपाल का हाल तो आपने हाल ही में देखा है, कितना बड़ा नुकसान हो गया। क्या इन लोगों ने, अवाम ने जो प्रेसिडेंट है या उनकी औलाद है, उनके खिलाफ निकल के जो काम की है, मुसलमान मुल्क का क्या बना। मुल्क नेपाल कैसे तरक्की कर सकता है, मुश्किल है, अब तो कभी नहीं होगी। क्या इंडिया कि अवाम नेपाल का हाल जैसे हुआ वैसे मोदी का हाल करने जा रही है? ये आज कुछ लोग निकल के आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम नेपाल वाला हाल करेंगे। मैं यहाँ तजिया करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए नेपाल वाला हाल करने में। इंडिया का कितना नुकसान है, किसी भी मुल्क का कितना नुकसान है, और इस्लाम क्या कहता है कि आप अपने प्रेसिडेंट के साथ क्या बात करो, कैसे करो। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और आगे चल के इंशाल्लाह मैं सारी वजाहत भी कर देता हूँ। कि जहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ी वहाँ दुर्घटना घटी। एक मैसेज तो ये कन्वे होता है ना। नेपाल ने उस मैसेज पे जोरदार तमाचा मारा है, क्योंकि नेपाल में मुसलमान नहीं है। इससे पहले श्रीलंका ने जोरदार तमाचा मारा था, फिर म्यांमार ने भी तमाचा मारा था, ठीक है, बांग्लादेश ने तमाचा मारा था। अभी बांग्लादेश कह रहे थे ना कि बांग्लादेश में तो चलो मुस्लिमों का एंगल सीधा हो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ नेपाल में किसका एंगल सीधा हो रहा है? नेपाल के अंदर तो मुसलमान नहीं रहते, लेकिन नेपाल में एक आबादी है जो सरकार और नेताओं से परेशान थी। मैं तो चाहता हूँ जैसा नेपाल में हुआ ऐसा भारत में भी एक बार होना चाहिए। कम से कम यहाँ के नेताओं को पता लगना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है। असल में डेमोक्रेसी का मतलब समझा रहा है नेपाल। साहब तो भाग गए, कई रक्षा मंत्रालय। मैं चाहता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री कब भागेगा ऐसे, इस देश का गृह मंत्री कब भागेगा ऐसे। ओली साहब तो भाग गए, क्योंकि नेपाल से ज़्यादा लूट तो भारत में है ना। भारत में विविधता है। दिक्कत की बात यह है, भारत नेपाल जैसा नहीं हो पाएगा, भारत बांग्लादेश जैसा नहीं हो पाएगा, भारत पाकिस्तान जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसके अंदर, पहले की सरकारों ने और कांग्रेस की सरकार ने इसमें सेकुलरिज्म की नींव रखी है। और देश विविधताओं का देश है। हमें उत्तर वालों को नहीं पता होता दक्षिण में क्या हो रहा है, पूर्व वालों को नहीं पता होता पश्चिम में क्या हो रहा है। हम सभी एक तरह की भाषा नहीं बोलते, एक तरह का कल्चर नहीं यूज़ करते। इसलिए क्रांति आना, नेपाल जैसी क्रांति आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेपाल का युवा जाग रहा है। कम से कम युवा को इतना जागरूक होना चाहिए कि वो अपनी सरकार से सवाल पूछ सके, और सरकार अगर काम ना करे, नेता अगर काम ना करे, तो नेता को दौड़ा दौड़ा के पीट भी सके। जनता के हाथ में होनी चाहिए शासन की शक्ति। लेकिन यहाँ 1 लाख आदमियों पर एक पुलिस वाला है हमारे देश में। एक कैलकुलेशन ये कहती है कि 1 लाख पर एक पुलिस वाला। एसएससी वालों छात्रों का तो हाल आपने देखा होगा। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है, मगर हमारे यहाँ कानून व्यवस्था, एक लाइन थी अब्राहम लिंकन ने कही थी वो, कि डेमोक्रेसी 2 शब्दों से आता है, डेमोज एंड क्रेटोज। डेमोज मतलब पब्लिक और क्रेटोज मतलब रूल। पब्लिक का रूल, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों से, लोगों के द्वारा। लेकिन आज की चुनी हुई गवर्नमेंट टू द नरेंद्र मोदी, बाय द नरेंद्र मोदी और फॉर द नरेंद्र मोदी हो चली है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो तो कैसी कानून व्यवस्था की बात करते हो? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट टू द योगी आदित्यनाथ, बाय द योगी आदित्यनाथ और फॉर द योगी आदित्यनाथ है। अभी हमने देखा कि मिलादुन नबी का जुलूस निकला था उत्तर प्रदेश में। सिर्फ जुलूस थोड़ा सा भटक गया रास्ते से, तो पुलिस वालों ने 25-30 लड़कों को पकड़ा और उनके लंगड़ाते हुए वीडियो भी जारी कर दिए। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर यति नरसिम्हानंद सरस्वती नाम का एक उच्चदंड आदमी है, बेवकूफ़ और बेहया आदमी है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक को गाली देता है और आतंकवादी कहता है। आज तक उसको लंगड़ाते हुए मैं नहीं देख पाया। ये कैसा प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, कि देश के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति और इतने बड़े देश को परमाणु और एटॉमिक पावर देने वाले व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी करने के बावजूद यति नरसिम्हानंद को लंगड़ाते हुए नहीं देख पाते। लेकिन थोड़ा सा रूट डाइवर्ट होने पर लोग लंगड़ाते हैं। हिंसा का समर्थन कर रहे हैं देखिए। मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा, मैं देश के डूबे हुए लोकतंत्र को जगाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लोकतंत्र की क्रांति खो चुकी है, उस लोकतंत्र की क्रांति को जगाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों को, अगर मेरी बातें आपको उग्र लग रही हैं, तो यकीनन आपको भगत सिंह की बातें भी उग्र लगी होंगी, यकीनन आपको भाई राजगुरु की बातें भी उग्र लगी होंगी। अगर आपको मेरी बातें ऐसी लग रही है कि मैं देश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की बात कर रहा हूँ, तो यकीनन जितने भी क्रांतिकारी रहे जिन्होंने इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें से मंगल पांडे सर्वप्रथम है, उनकी बातें भी आपको उग्र लग रही होंगी। जनता द्वारा चुनी हुई जब तक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, वोट चोर आपने देखा। आपने ऑलरेडी देखा कि चुनाव आयोग कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चुनाव आयोग का कैसे पर्दाफाश हो चुका है। ऑलरेडी देश में सब कुछ एक्सपोज है। नहीं है बनारस से, नहीं, बिल्कुल नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, हु इज टॉकिंग अबाउट दैट, ही वाज विदाउट इलेक्टेड। ठीक, सीधी सी बात है, वो इलेक्टेड नहीं है,
वो अपने आप बने और इस देश में लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठे, लगातार, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद इस देश की सरकार की कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सिंगल आदमी को भी अगर डेमोक्रेसी में डाउट है तो उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना तो चाहिए। नेपाल से क्या सीख लेना चाहिए युवाओं के? यहाँ तो एसएससी वाले का तो बहुत बुरा हाल है। नेपाल से ये सीख लेनी चाहिए कि सरकार की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, सरकारों से सवाल पूछने चाहिए। और जो देश के लोगों को सीख लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, देश की सरकारों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि अगर तुम चाहते हो कि नेपाल जैसा इस देश में ना हो तो देश में काम करना चालू कर दो, हराम की रोटी तोड़ने से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर मीडिया संस्था को जला दिया गया है और ऊपर से जो है ब्राह्मणवाद कह रहे खत्म हो रहा है। हाँ, ये बात सबसे अच्छी हुई कि नेपाल के लोगों ने जो सबसे पहला कदम उठाया, जहाँ से झूठ का प्रचार होता, जहाँ से झूठ का संचार होता, वो मीडिया हाउस ही जला दिया। और हमारे देश के लोकतंत्र को डुबोने में एक सबसे बड़ा कदम किसी ने निभाया है, तो देश की मीडिया ने। जिस दिन सवाल इस देश की मीडिया से भी होने लगे और कटघरे में इस देश की मीडिया खड़ी हो और इस देश की मीडिया में ये खौफ आ जाए कि हम गलत दिखाएंगे तो हमारे साथ गलत होगा, यकीन मानना मीडिया सही दिखाएगा और मीडिया सही दिखाएगा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत होगा। चौथा स्तंभ इतनी मजबूती देगा कि लोकतंत्र के हर स्तंभ को मजबूती मिलेगी और लोकतंत्र की सीट पर बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं रह गया है। जिस प्रकार के नेपाल के प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से भागे हैं, अब वो दिन बिहार और बिहार में तो है ही, बिहार में सरकार बदलने वाली है 2025 आगामी विधानसभा में। और भारत में नरेंद्र मोदी और रंगा बिल्ला जो अमित शाह जी हैं, दोनों रंगे बिल्ले जो बंदर की तरह ही लोग हैं, ये लोग बहुत जल्द बिहार की जनता और इस देश के युवा बहुत जल्द ही नरेंद्र मोदी को भगाने का, इस देश से भगाने का काम करेंगे और ये हेलीकॉप्टर पकड़ कर भागेंगे, इस देश को छोड़कर जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नहीं है ये, प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी जी। केवल और केवल बिहार की जनता के साथ कुठाराघात और इस देश की जनता के साथ कुठाराघात करने का कार्य नरेंद्र मोदी करते हैं। वोट चोरी से जो सरकार बनी है, इस सरकार कहाँ की है? वोट चोरी हुई है, यही वोट चोरी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी कर सरकार को बनाया है। बीजेपी कहाँ कह रही है कि वोट चोरी हुई है? वोट चोरी वो तो खुद कह रही है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठाने। चुनाव आयोग पर क्यों नहीं हम सवाल उठाएंगे? वोट चोरी हुई है। जब एक व्यक्ति जब मर जाता है, मरने के बाद भी उसकी वोटर आईडी कार्ड बनाई जाती है, मरने के बाद भी उसका वोटर लिस्ट में नाम रहता है। सीख ले लिया है कि आगे हम लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुजरातियों को इस देश से भगाने का काम करेंगे हम लोग। नेपाल में जो हुआ अब यहाँ भारत में बहुत जल्द होने वाला है। नरेंद्र मोदी अमित शाह जी हेलीकॉप्टर में लटक कर इस देश को छोड़कर भागने का काम करेंगे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। देश की जनता ने सीख लिया और बिहार की जनता ने भी सीख लिया है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों गुजराती हेलीकॉप्टर में लटक कर इस देश को छोड़कर भागेंगे। और आपने देखा नहीं बिहार में जिस प्रकार से मंगल पांडे जी को बिहार की जनता और बिहार के युवाओं ने दौड़ा कर पत्थर मारे और उनको मारकर उनको भगाने का काम किया गया है, उसी तरह इस देश के नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों गुजरातियों को इस देश से भगाने का काम करेगी। दिक्कत कहाँ है? मोदी जी तो कह रहे हैं रोजगार मिल ही रहा है, सारी व्यवस्था इस देश में हो ही रही है। इस देश में रोजगार नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता और इस देश के युवाओं से वादा किया था जब 2014 में इनकी सरकार बनी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। किसी युवा को रोजगार नहीं मिला। युवा बेहताश हैं। इस देश के युवा लगातार मतलब रेशियो रेट देखिए तो आत्महत्या की रेशियो रेट पर डे बढ़ते जा रही है इस देश में। क्या लग रहा है जी, क्या सीख लेना चाहिए नेपाल से भारत के लोगों को? देखिए, अब नेपाल के ही तरह इस देश के भी युवा तैयारी में हैं और जिस तरह इस देश के युवाओं को इस नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा और बीजेपी की सरकार द्वारा ठगा गया है, अब युवा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह नेपाल के प्रधानमंत्री को युवाओं ने देश छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह इस देश के भी युवा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि रोज़गार भी मिला है लोगों को, बीजेपी कह रही है रोज़गार मिला है लोगों को, विश्व गुरु का दर्जा भी मिला है। लोग देखिए कितने खुशहाल जीवन जी रहे हैं। कहाँ रोजगार मिला है आप बताइए? युवा रोड पर भटक रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। जब 2014 में आए तो युवाओं को ठगे, बोले कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हम देंगे। 5 साल में भी आप 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिए होते तो हम बात करते हैं कि नहीं आप नौकरी दिए हैं। आप जो है अग्निवीर जैसी लेके आ रहे हैं, सभी जो है योजना लेके आ रहे हैं। आप मतलब आजीवन रहिएगा, आपको आजीवन पेंशन मिलेगा। अग्निवीर से जो देश सेवा करके आएगा वो घर पे बैठेगा। 4 साल के लिए युवाओं की नौकरी की जाती है। 75 साल की आयु में कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जो युवा
नौजवान है, उसको बॉर्डर पर जाकर ड्यूटी करना है, इस देश की रक्षा करना है, उनको अब 4 साल के लिए नौकरी के लिए भेज रहे हैं, जबकि उनको आर्मी का मतलब सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाए, उनको अग्निवीर का दर्जा दिया जा रहा है, न ही उनको परिवार को कुछ दिया जा रहा है। जब वो निधन चोरी पर हुई जा है तो क्या वोट चोरी से माहौल देखिए, वोट चोरी तो हुई ही है, क्योंकि इस देश की जनता इन लोगों को नकार चुकी थी। ये लोगों का आप देखे थे 400 पार का नारा था कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन देश की लोगों ने इतना नकारा कि लास्ट में इनको वोट चोरी करके अपनी सत्ता वापस लानी पड़ी। वो भी सत्ता इनको नहीं मिली वोट चोरी के बाद भी, तो इन लोगों को सहारा के जो है एक तरफ से हमारे नीतीश बाबूजी और एक तरफ से जो हैं नायडू जी के सहारे सरकार को बनाना पड़ा। वोट चोरी के बावजूद इतना जनता इनको नकार दी है कि इस बार इनके 50 सांसद भी अगर ईमानदारी से चुनाव लड़े होते तो ये नहीं जीत पाते इस देश में। लोग खुश हैं ना? आप कह रहे हैं कि सड़कों पर लोग आएंगे, कहाँ दिख रहा है? लोग तो खुश हैं अपने घरों युवा तैयार हैं, युवा तैयार हैं। नेपाल में भी लोग इतना, इससे पहले आप नहीं देखे थे, उग्र थे युवा, लेकिन एक बाइक जब युवा उग्र हुए तो वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ गया। सेम उसी तरह इस देश में जो दिल्ली में आके ये दोनों गुजराती नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो आके बैठ गए हैं, इन दोनों लोगों को वापस गुजरात नहीं, इस देश को छोड़ के भागना पड़ेगा। इस केवल दिल्ली को नहीं, इतनी भयावह स्थिति होने जा रही है। युवा पूरी तरह मजबूर हो चुका है इस स्थिति को लाने के लिए। युवाओं का शोषण कर रही है ये मोदी सरकार। बदलना होगा, नहीं तो युवा अब रोड पर आने के लिए तैयार है और अपनी पूरी शक्ति और ताकत के साथ आएगा। जब जब युवा डोला है, देश का सिंहासन डोला है, जान जाइए। हाँ, आपको कहीं दिख रहा है ऐसा कुछ माहौल? बहुत जल्दी दिखेगा, आपको कहना नहीं है, बहुत जल्द ये दिखने वाला है, बहुत जल्द दिखने वाला है। सड़कों पर बहुत जल्द छात्र उतरने वाले हैं, सड़कों पर बहुत जल्द छात्र और नौजवान उतरने वाले हैं। ये बात, इसमें किसी भी प्रकार सेम यही कंडीशन जो किसानों के साथ किया इस सरकार ने, हत्या कर दी गई अनेकों किसानों की, युवाओं की हत्या की जा रही है, लाठी से मरवाया जा रहा है। ये देश तानाशाहों का देश नहीं, ये देश लोकतंत्र देश है। यहाँ सबको आवाज़ उठाने का हक है। ये देश, हमारे महापुरुषों ने इस देश को अपने खून का बलिदान देके आज़ाद कराया था, इसीलिए नहीं कि 2 गुजराती आएंगे और दिल्ली में बैठ के युवा, किसान, मजदूरों का शोषण करेंगे, इसलिए नहीं किया गया था। अब युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, अब युवा रोड पर उतरने वाला है, और जब युवा रोड पर उतरेगा तो इतनी भयावह स्थिति होगी कि दोनों को, मान लीजिए दिल्ली से गुजरात फिर नहीं, इस देश को छोड़ के हेलीकॉप्टर पे लटक के भागना पड़ेगा, इतना मजबूर करेंगे। नेपाल में भी सेम यही कंडीशन थी, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर लोग जो है वो सड़कों पे उतरे थे। उसके बाद वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दिया, जिसके बाद ये प्रदर्शन उग्र हो गया और फिर लोग संसद भवन की तरफ घुस गए और फिर आपने घटना को पूरी देखा ही है। तो क्या सच में भारत के जो युवा है वो इस ताक में है कि किस दिन लोग जो है सड़कों पे उतरेंगे और बीजेपी को खदेड़ेंगे, ऐसा कुछ? इस देश के युवा ताक में नहीं है। बहुत जल्द इस देश के युवा इस देश में क्रांति लाने के लिए मतलब उत्तेजित हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो गुजरात से चलकर इस दिल्ली में आकर बैठे हैं और इस देश की जनता का शोषण करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इस देश में क्रांति होने वाली है। उस क्रांति में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस देश को छोड़कर, इस्तीफा देकर इस देश को छोड़कर वो लोग चले जाएंगे। अभी वो सम्राट चौधरी हैं, आपके बिहार से डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों का हाथ है नेपाल में जो स्थिति खराब हुई है। भाजपा का यही काम है, भाजपा का यही काम है, शुरू से काम है भाजपाइयों का, शुरू से ये काम ही है। अभी देखें आप, कल राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में भी लोग धांधली किए। ये तो खोजते हैं, जो चोर होते हैं ना, खोजते हैं कि चोरी हम कहाँ से करें। अब आप कितना हूँ कुछ लगा दीजिएगा, चोर खोजता रहता है कि हमको चोरी, बिजली में आप कितना हूँ कर दीजिए, चोर खोज लेगा कि हमको बिजली कहाँ से चोरी करना है। सेम वही स्थिति भाजपा वालों की है। ये संघी ले आके बैठा दिए, राष्ट्रपति बना दिए संघी लोगों को। तो सम्राट चौधरी ने तो आप ही पे आरोप लगाया है कि आप ही लोग जो है नेपाल में स्थिति खराब। चौधरी कौन से दूध के धुले हुए हैं? सम्राट चौधरी कोई दूध के धुले हुए थोड़े व्यक्ति हैं। देखिए कितने केस हैं उनके ऊपर, अनगिनत केसें हैं। तो फिर क्या बिहार में शुरुआत बिहार से होगी इस चीज़ का? बिहार में इस बार इनको अपना मुंह चोरवा के भागना पड़ेगा। बिहार की जनता इतनी उग्र है। अभी राहुल जी की यात्रा चली, वोट अधिकार यात्रा, जन सैलाब उमड़ा। देश की आज़ादी के बाद पहली बार इतने लोग और इतनी जनता बिहार की सड़कों पे आके राहुल जी को ये बताने का काम कर रही थी कि राहुल जी आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में जिस तरीके से बोल रहे हैं, कई लोगों को बड़ा बुरा लगेगा जो आप बयान दे रहे हैं कि वो देश छोड़कर लटक। बुरा उन्हीं को लगेगा जो उन लोगों के चमचे होंगे, नहीं तो इस देश के युवा और किसानों को बुरा नहीं लगने वाला। तो कह रहे भलाई कर रहे हैं हम जी। कहाँ भलाई कर रहे हैं?
किसानों का शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, छात्रों का शोषण कर रहे हैं, युवाओं का शोषण कर रहे हैं, पेन पर, कलम पर, कफन पर जीएसटी लगा रहे हैं, फिल्में टैक्स फ्री कर रहे हैं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये गिने चुने 4 लोगों की सरकार है। ये कई नहीं, ये सही, ये चीज देश की। तो नाज़रीन गिरामी, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू हो, सेकंड इतना बताऊंगा। एक मर्द, एक आम आदमी, एक जो 2-3-4 बंदों का वारिस है और उनका जो खर्चा उठाता है, उसको 10 काम तकरीबन करने पड़ते हैं। अगर घर नहीं है तो किराया, दुकान का अपनी नहीं है तो उसका किराया, बच्चों की फीसें, बच्चों का कपड़ा, बच्चों की रोटी बीवी समेत, और उनके लिए गैस का बंदोबस्त करना, लकड़ी का, या फिर जनाब वाला बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर जनाब वाले क्या करना है, इंटरनेट का भी आजकल वो है। बिजली, पानी, गैस के बगैर तो गुजारा चल ही सकता है, इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता। इसी तरह पानी का बंदोबस्त करना, इसी तरह बीमारी के इलाज का बंदोबस्त करना। एक मर्द इतने काम करेगा और ऊपर से वो कई गुना टैक्स देगा। टैक्स देगा ना जी, टैक्स देने के बाद फिर उनकी इनके खिलाफ पॉलिसीज, यानी अवाम के खिलाफ क्या पॉलिसीज हैं, नौकरियां ना मिलना, और जनाब वाला सैलाब आ जाना, बारिशों में पानी का नहीं निकलना, छुट्टियां, ये जी फलां इवेंट है, फलां इवेंट है, फलां इवेंट है, छुट्टियां, और जनाब वाला ना पूछो हाल। एक आदमी 16 घंटे काम करने के बाद, यानी कि वो ये सोचता है यार मैं कहाँ फंस गया हूं। तो फिर ये होगा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी इंडिया में होने वाला है। एक चीज मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि देखो शहर या ममालिक आप लोग छोटे बनाओ, शहर या ममालिक आप लोग छोटे बनाओ। छोटे शहर, छोटे ममालिक में फिर आपको संभालना आसान होता है, बिजली देना आसान, पानी, गैस, पानी, रोड बनाना आसान, फला संभालने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। अब इतना बड़ा शहर है दिल्ली या जो है कोलकाता, या आप आ जाते हैं जो है वो पंजाब के कुछ और शहर हैं। मिसाल के तौर पर कहने का मकसद ये कि वो संभालने से रह गए भाई, कैसे संभालें। आप ये देखो कि एक शहर है दिल्ली, है दिल्ली की तादाद अगर 10 करोड़ है, 10 करोड़ लोग गंद निकालते हैं डेली, कचरा, पेशाब, पखाना, उनको निकालना यार गलत बात है इतने बड़े शहर। बस ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि बड़े शहर मत बनाओ। हाँ, आप यहाँ पर एक इश्काल कर सकते हैं कि उस दौर में असबाब कम थे, इस दौर में असबाब ज़्यादा हैं। तो कहाँ ज़्यादा हैं जी? पानी बंद है, गटर बंद है, निकासी बंद है, पेशाब पखाने, बदबू हैं जहाँ नाले खुले हैं, मसाइल हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो इंडिया में जो सूरत हाल बनने जा रही है, जिसकी वजह से परेशानियां हैं, वो यही है कि भाई अवाम की हो गई बस। भाई खुद बेरोजगार गुजारी जिंदगी, बच्चे सारी जिंदगी बेरोजगार रह गए। बात यह है कि नौकरियां तो सब नहीं कर सकते, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई में इतने फीसें, इतने मसाइल। वो खान सर है बेचारा लगा हुआ है कि मैंने 10 करोड़ बंदे पढ़ाने हैं। और भाई ऐसा निज़ाम लेके आओ खान सर कि पूरे इंडिया में पढ़ाई फ्री हो जाए, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आ रहे हो आपके पास, ऐसा निज़ाम बनाओ। पढ़ाई में ही तो रोल गए हम। अब बताएं, एक आदमी के ऊपर 4 आदमियों का खर्च है, बीवी है, 3 बच्चे हैं, मिसाल के 2 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं। इसी वजह से शुगर, इसी वजह से जनाबे वाला दिल के मरीज़, इसी वजह से फालिज के मरीज़, इसी वजह से एक्सीडेंट, इसी वजह से मसाइल। ओफो, एक मर्द, या अल्लाह आसानियाँ फरमा, एक मर्द कितनी चीज़ें झेलेगा। अब आते हैं गल्फ़ की तरफ, यूरोप को छोड़ दें, गल्फ़ की तरफ आ जाते हैं, अरब एमिरेट्स, दुबई की तरफ आ जाते हैं। उन्होंने अपने अरबी लोगों के लिए तालीम फ्री या सस्ती कर रखी है, नौकरियों के मौके आम हैं, पेट्रोल सस्ता है, इंटरनेट वहाँ के हिसाब से सस्ता है, जनाब वाला पानी फ्री है। किधर है आप? बिल इतने नहीं आएंगे, बिजली के, पानी के, गैस के सिलेंडर सिस्टम है, आसानी से मिल रहा है, उनके अपनी गैस है, सस्ते से सस्ता। इसके अलावा चोरी चौकी है ही नहीं। एक मोबाइल चोरी करके दिखाओ दुबई में, यार आपकी बचत है, मेरी बचत है। मैं अगर दुबई में रहता हूं, मेरी बचत है, ठीक है।
इसी तरह जनाबे वाला जो है वो इलाज कदरे महंगा है, लेकिन वहाँ के हिसाब से ठीक है। मैं कहने का मकसद ये है कि दोस्तों, जब करोड़ों लोगों की तकलीफ आती है तो अल्लाह ताला, हमारा रब, वो फैसले फरमाता है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ गलती करने जा रहे हैं इंडियंस जो नेपाल वाला काम करने जा रहे हैं इंडिया में, या करने जा रहे हैं श्रीलंका वाला, या करने जा रहे हैं बांग्लादेश वाला, सब गलत है। देखो, इनमें से जितनी भी अवाम है, अवाम के लीडर बने, वो लीडर जाके मोदी और फला से बातें तय कर लें, खर्चा बच जाएगा। दोबारा इलेक्शन, फिर आप लोगों के इलेक्शन का खर्चा तो चलता है हजारों नहीं लाखों करोड़ में, इतने लाख 50 लाख करोड़ रुपए लग गए, 20 लाख करोड़ रुपए लग गए एक शहर में, 90 लाख करोड़ रुपए लग गए। आप लोगों का फिर खर्चा होता है इस तरह, तो मुल्क बैठ गया बट्ठा। डॉलर जनाबे वाला जीत जाएगा, इंडियन रुपीस जाएगा, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर नहीं पाते। और अगर करना है आप लोगों ने, तो फिर यही तरीका है, बैठे रहे हुकूमत, इनको प्रेशर डालो, अवाम प्रेशर डाल सकती है। अब तख्ता उल्टोगे ना तो नुकसान आपका ही होने वाला है, आगे फिर लाखों करोड़ लगने हैं इलेक्शन पे। अच्छा, फिर वो लाखों करोड़ के बाद जब वो बंदा आके बैठता है आपके यहाँ, तो मोदी की जगह पे राहुल आ गया। राहुल की दूध का धुला हुआ है, अभी भी इसने बोला। राहुल गांधी आ जाता है, उसके बस में क्या है? बोलना बस। ओ भाई, मुल्क चलता है सबको साथ लेके, फिर चलता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।